Good morning, second year Commerce and Arts. This is the part 26 lecture, cost का second. In the earlier lecture, in the part 26, part 25, हम लोगों ने cost देखा कि वह cost क्या होता है, और ये भी देखा हम लोगों ने कि total fixed cost क्या होता है, what is the total fixed cost, what is the total variable cost, and is equal to total cost. इन सारी चीज़ों को हमने ग्राफिकल एंड विद डेटा हम लोगों ने प्रेजेंटेशन देखा और उसको काफ़ी कुछ समझा. एंड द लास्ट हमने ये बोला था कि हम जब डिस्कस कर रहे थे कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कि इसके डिफरेंस और आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर बताएंगे. आज हम यहीं से शुरू करेंगे कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है. इसके पहले हम ये लेक्चर शुरू करें, ये मेरा फिर से कहना होगा कि इस लेक्चर को सुनने से पहले एक बार कॉस्ट जो फर्स्ट था लेक्चर नंबर 25 उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि तभी ये कनेक्टिविटी बनेगा. अगर बीच में कुछ गैप आ जाता है तो कनेक्टिविटी टूटता है. तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा. अब आते हैं व्हाट डिफरेंस बिटवीन द टोटल फिक्स कॉस्ट एंड आपका व्हाट इज़ द फिक्स कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट. हम लोगों ने देखा कि जो फिक्स कॉस्ट होता है दैट इज़ द टाइम बेस्ड, इट नेवर बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन. वेरीज ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो आपका टोटल प्रोडक्शन में बेस्ड होता है. एक चीज़ यहाँ बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होता है ये मूलतः आपके शॉर्ट पीरियड के ही संदर्भ में लागू होता है, क्योंकि in the long run all the factor of production are variable, तो fixed cost can also be variable, but in the short run आप जो है फिक्स कॉस्ट को वेरिएबल नहीं कर सकते. ओनली द वेरिएबल कॉस्ट कैन बी वेरिएबल जो प्रोडक्शन के साथ साथ होता है. ठीक है ना. तो ये जो फिक्स कॉस्ट होता है ये आउटपुट चेंज के साथ नहीं लागू होता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट चेंज जो होता है उसके साथ लागू होता है. फिक्स कॉस्ट का संबंध हमेशा, मैंने अभी बोला, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, जबकि वेरिएबल कॉस्ट आपका हो जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए. फिक्स कॉस्ट रिमेन द सेम, सब हमेशा बराबर रहेगा, चाहे प्रोडक्शन जीरो रहे या मैक्सिमम रहे. जबकि वेरिएबल कॉस्ट अगर आउटपुट जीरो है तो जीरो रहेगा, और अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, और अगर घट रहा है तो ये घटेगा. ठीक है ना. जहाँ तक फैक्टर्स की बात है, फैक्टर्स इट इज रिलेटेड टू द फिक्स फैक्टर्स, और वेरिएबल कॉस्ट जो होता है इट इज रिलेटेड टू द वेरिएबल फैक्टर. A firm can continue production if there is a loss of fixed asset. देखो, fixed cost never based on the production. So यदि फर्म लॉस में भी जा रहा है तो ध्यान देना, यदि फिक्स कॉस्ट का लॉस भी जा रहा है तो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन बेस नहीं होता है. अब उसका एग्जाम्पल है कि आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा तो भी फिक्स कॉस्ट देना है, वो प्रोडक्शन बेस नहीं है, लॉस जा रहा है. लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर लॉस जा रहा है तो प्रोडक्शन मुश्किल हो जाएगा करना. तो प्रोडक्शन विल कंटिन्यू बाय योर फर्म ओनली विद वेरिएबल कॉस्ट और ऑब्टेन. तो अगर हम एग्जाम्पल कर लें फिक्स कॉस्ट का, तो एग्जाम्पल आता है रेंट, वेजेस ऑफ द परमानेंट स्टॉक, लाइसेंस फीस, कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी. और अगर उधर बात करें वेरिएबल कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ द कैजुअल लेबर, एक्सपेंसेस ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ये सब सारी चीजें होते हैं. फिक्स कॉस्ट सप्लीमेंट्री कॉस्ट माना जाता है, जबकि ये वेरिएबल कॉस्ट प्राइम कॉस्ट माना जाता है. आगे अगर चलेंगे कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का हमारे आम बिजनेस लाइफ में क्या महत्व होता है, इसको समझते हैं. डिसीजन रिगार्डिंग द शटडाउन. शटडाउन के माने ड्यू टू एनी रीजन इफ द प्रोडक्शन इज स्टॉप फॉर सम टाइम, उस समय की हम बात कर रहे थे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द शटडाउन एंड क्लोज डाउन. क्लोज डाउन माने परमानेंट हमने बंद कर दिया, और शट डाउन के माने फर्दर ड्यू टू सर्टेन रीजन हम कुछ दिनों के लिए प्रोडक्शन रोक रहे हैं. तो हियर आई एम यूजिंग द वर्ड शट डाउन. शट डाउन के संदर्भ में है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ अकाउंट ऑफ डिप्रेशन दैट इज द रिसेशन, जब मंदी आ जाता है,
की डिमांड नहीं है और सप्लाई प्रोडक्शन ज़्यादा है, there is a fall in the demand for the commodity and its price, the firm therefore has to decide whether to continue the production or shut down the plant during the period of depression. In the short period, even the firm discontinue its production, यदि प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू करता है, it will have to bear the fixed cost, उसको fixed cost bear करना पड़ेगा. Thus the producer can control only the variable cost, not the fixed cost. Accordingly, the producer must cover its at least variable cost को उसको cover कर लेना चाहिए. अगर variable cost cover कर ले रहा है तो वो समझ लीजिए even during the period of the recession the firm will continue its production, क्योंकि वहाँ पर आपको fixed cost को consider नहीं करना है. दूसरा है control over the cost. The distinction between the fixed cost and variable cost is also important for the exercising control over the cost. In short period, firm has no control over the fixed cost. अभी मैंने बोला भी था आपका fixed cost पे कोई control नहीं, क्योंकि you cannot change the fixed cost. But a firm has full control over the variable cost. It can increase or decrease the cost. ठीक है ना? तो ये आपका था हमारा difference between the fixed cost and variable cost, also the significance of the fixed and variable cost, कि इसका एक आम हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर और बिजनेस लाइफ में इसका क्या महत्व होता है. अब हम आते हैं एक आपको एक ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन देते हैं एवरेज कॉस्ट का. ठीक है, एवरेज कॉस्ट. ठीक, ये कॉस्ट है, हमने पिछले में भी देखा था. वर्टिकल लाइन कॉस्ट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आउटपुट, O और X और ये हो गया Y. ठीक है, ये हो गया Y. एवरेज कॉस्ट जो बनेगा आपका वो कुछ इस तरह से बनता है, एवरेज कॉस्ट. ठीक है ना? अब इसको हम एक्सप्लेनेशन देखें. एवरेज कॉस्ट तो मालूम है कि टोटल आउटपुट जो भी आपका कॉस्ट आया है, टोटल कॉस्ट अपॉन जो जितना आउटपुट था उसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जो है एवरेज कॉस्ट आ जाएगा. यहाँ पर एवरेज कॉस्ट इज जो यहाँ पर दिखा है OX और OY, OX आउटपुट और OY दैट इज आपका ये हो गया इंट्रेसेबल. ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लगता है यू से है ना, यू से. इट्स एवरेज कॉस्ट फॉल आफ्टर हैविंग रीच्ड इट्स द मैक्सिमम. आप देखिएगा धीरे धीरे एवरेज कॉस्ट गिरता चला जा रहा है. दिस पॉइंट यहाँ पर आपको आके मैक्सिमम, ये एवरेज कॉस्ट ये मिनिमम पर आ गया, ये है ना. और उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है. Having reached its maximum, it began to rise as the output increases. In short period, average cost is the sum total average cost and the average variable cost. ठीक है ना? ये हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए यू से बनता है कि पहले कॉस्ट ज्यादा है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को याद रखना कि जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले आपका कम हो रहा है, तो जब कम रहेगा तो कॉस्ट ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा और आपका कॉस्ट घटने लगता है. ये यहाँ पर आ गया. और जैसे उसी के बाद आपका ये जैसे जैसे यहाँ पर इसके बाद ये फिर से जहाँ पर आपका टोटल क्या कहते हैं प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, यहाँ पर देखिए एवरेज कॉस्ट आपका यहाँ पर बढ़ने लगता है. ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा ये कि क्यों यू शेप में आपका बनता है. अब हम आपको बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट का एक ग्राफ. ठीक है, इसको मिटा देते हैं. एवरेज फिक्स कॉस्ट, उसके पहले अब देख लीजिए, अगर आपका टेबल है तो टोटल फिक्स कॉस्ट 200 है. देखिए 1 2 0 1 2 3 4 5. अगर प्रोडक्शन 0, ठीक है, अगर प्रोडक्शन 0 है 1 2 3 4 5, फिक्स कॉस्ट 200 200 200 200 200 और 200. अब अगर हम इसको एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब इसको डिवाइड करें अपॉन ये यूनिट से, तो 200 डिवाइडेड बाई इसका, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 200 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिट. 200 डिवाइडेड बाई 1 200. 200 डिवाइडेड बाई 2 100.
200 डिवाइडेड बाई 3 67, 200 डिवाइडेड बाई 4 50, 200 डिवाइडेड बाई 5 40। ये आप देख लीजिए आप, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अगर लेंगे यहां पर तो आउटपुट ए 0 हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम लोग लेते हैं 20 40 60 से स्टार्ट करें, 20 40 60 80 100 120 140 180 160 180 और ये 200 डिवाइड, ठीक है ना। अब देखिए पहले वाले पर जीरो आउटपुट पर आपका कुछ नहीं हुआ, पहले आउटपुट पर आपका कितना है 200, तो पहले आउटपुट पर हमने निशान लगा दिया 200। दूसरे आउटपुट पर आपका है 100, ये ठीक है ना। दूसरे पर हाँ 100, तीसरे पर है 67, चौथे पर है 50, पांचवे पर है 40। अगर हम ग्राफ बनाते हैं ये गिरता चला जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे डिमांड कर बन रहा है, ये है ए एफ सी, ये गिरता चला जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका एज आउटपुट इंक्रीजेज ए एफ सी गोज ऑन डिक्रीजिंग, दिस इज वाई AFC curve is downward sloping curve. And second, the average fixed cost curve slope downward with a view to touch the horizontal axis, but it will not work, क्योंकि एवरेज कभी भी आपको horizontal line को टच नहीं करेगा. It will not be because AFC can never be zero. Thus, it is clear that as average output increasing, as output increases, average fixed cost goes on. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट घटने लगेगा. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोल. द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज डिफरेंट पॉइंट विल बी द सेम. ये आपका हो गया आपका क्या कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब हम लोग आते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग अब अध्ययन करेंगे, ठीक है. इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वही चलते हैं. आउटपुट 0 1 2, ठीक है ना, उसी को ले लेंगे हम लोग. जीरो 1 2 3 4 5. टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका है 0 40 60 80 120 और 180. अब इसको क्या देंगे, डिवाइड करेंगे 0 to 0 कुछ नहीं, 40/1 40. तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 40, ठीक है. तो 60/2 30, देखिए घट रहा है 40 से 30. 80/3 27, यहां भी घटा. अब घटा यहां पर ना, अब देखिए चौथे पर क्या हो रहा है 120/3, अब यहां से बढ़ने 30 और 180/5 इज 36 है. अब इसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मिटा रहे हैं. अब अगर हम लोग बनाएंगे ग्राफ पर तो ये यू शेप बन जाएगा, ये यू शेप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. अब बना के देख लीजिएगा. इसको थोड़ा सा और कर ले. ये ज्यादा सही, ठीक है ना. हाँ चलिए अब ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है हाथ से बनाने में.
तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसको आप ध्यान से देखना, इसी को ध्यान से देखना। अब इसको हम बोल रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इट विल बी ऑब्जर्व, आपको दिखाई दे रहा है कि उस टेबल में जो हमने बनाया है, एवरेज टेबल, एवरेज एवब टेबल, दैट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या बता रहा है, डिक्लाइन हो रहा है इनिशियली अप टू 27। पहले ये डिक्लाइन हो रहा है, ये डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये डिक्लाइन हो रहा है। और ये क्या बता रही है, शो दैट द इनिशियल स्टेज लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट हो गया, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट, यानी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट का क्या मतलब हो गया, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, प्रोडक्शन से लीजिएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है ना, इज अप्लाइड with the operation of the increasing cost or diminishing return is clearly visible. Second point, average variable cost curve is always U-shaped, D-shaped, showing the behavior of decline cost in the initial stage. And finally, third, ABC shows average, ABC मतलब average variable का दिखाता है tendency of total variable cost और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लाइक एक तरीके से बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ रिटर्न। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि वाई इन द शॉर्ट रन एसी एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर ले। इन द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो होता है आर यू शेप, यू शेप जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो इनिशियल स्टेज में आपका स्टेज एवरेज कॉस्ट पहले गिरता है और एक पॉइंट के बाद जो है आपका ये बढ़ने लगता है। इट कैन बी अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला बेसिस एज ए कर्व एवरेज, क्योंकि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो उसका टोटल होता है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। विथ एवरी इंक्रीज इन, इसको ध्यान से, एक स्टेटमेंट हम अंग्रेजी में बोले, ध्यान से सुनिएगा, फिर बाद में एक्सप्लेन हिंदी में कर देंगे। With every increase in output, initially the average fixed cost and average variable cost fall, दोनों गिरते हैं, but after a minimum point, average variable cost stop, average variable cost falling, वो रुक जाता है, but average cost नहीं रुकता। क्यों नहीं रुकता? देखो, एवरेज पोस्ट फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक सीमा के बाद ऐसे रुक, एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक सीमा के बाद रुक गया, लेकिन एवरेज कॉस्ट अभी गिरना चालू रहता है। ऐसा क्यों होता है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले रुक जाता है गिरने से, जबकि एवरेज कॉस्ट जो है बाद में तक चलता रहता है, गिरता रहता है, बाद में स्टेगनेशन होता है। उसके पीछे उसका कारण है कि उस पर फिक्स्ड कॉस्ट का प्रभाव है। कॉस्ट रीचेस द मिनिमम, द पॉइंट वेयर द एसी इज मिनिमम इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पॉइंट, जहां पर एसी मिनिमम होता है वो ऑप्टिमम पॉइंट होगा। आफ्टर दिस पॉइंट एवरेज कॉस्ट बिगिन टू राइज अपवर्ड, द नेक्स्ट रिजल्ट इज इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। देयरफॉर इट इज ओनली ड्यू टू द नेचर ऑफ एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एंड एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, द एसी फॉल, एसी एवरेज कॉस्ट फर्स्ट फॉल reaches minimum and afterward start rising upward, hence assume the U shape. Second point है कि basis of the law of variable proportion, अब वो है the U shape of the short run average cost can also be explained in the law of variable proportion. प्रोडक्शन को याद रखिएगा, एक बार ना हो तो प्रोडक्शन वाला फिर से देख लीजिएगा। This law tells that when the quantity of one variable fact is changed while keeping the quantity of other factor fixed, the total output increases, but after some time it start diminishing. ये हमने वहाँ पर बताया था प्रोडक्शन वाले में। For example, when the quantity of a variable factor like labor are increased in equal quantities, production rises till fixed factor like machine, building are used to their maximum output. In this state, the average cost of the firm continue to fall as output increases because it operates under the law of increasing return due to various internal economies.
After the capacity output is reaches, the average cost begin to rise because the variable input become too much for the plant of fixed size. Thus, the U-shape of the short-run average cost is due to the non-proportional return is given scale of the plant. ठीक है, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे मार्जिनल कॉस्ट से संबंध में बात करते हुए, और नेक्स्ट क्लास सम अप क्लास होगा, और हम लोग अगले क्लास में मार्जिनल कॉस्ट और एक रिलेशनशिप हमने अदर कॉस्ट से हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तब तक के लिए आप गुड डे एंड गुड बाय। पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। थैंक यू।